हेलो गाइस, लर्निंग भाई आईक्यू के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अविनाश प्रताप सिंह और हम इस सीरीज़ में इन्वॉल्वमेंट पढ़ रहे हैं। तो अभी तक हमने अपने 14 चैप्टर कवर कर लिए हैं, तो आज हम 15th चैप्टर अपना शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा 15th चैप्टर है प्लास्टिक पॉल्यूशन, सॉलिड, हजार्डस एंड ई वेस्ट के बारे में। तो अलग अलग टाइप के वेस्ट हम देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम कौन सा वेस्ट देख रहे हैं? प्लास्टिक। तो यहाँ पे आप 7 डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिक देख सकते हैं। लेकिन इसको देखने से पहले वी आर गोइंग टू लुक एट डेफिनेशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो प्लास्टिक पॉल्यूशन होता क्या है बेसिकली? तो किसी भी पॉल्यूशन का हमने केस देखा था कि अगर ऐसी कोई क्वांटिटी में कोई सब्सटेंस मिलती है जो कि ह्यूमन को या फिर हमारे आसपास के इन्वायरमेंट को एडवर्सली इफेक्ट करती है, उसको हम पॉल्यूशन में कंसीडर करते हैं। ये नॉइस भी हो सकता है ना, ये एयर भी हो सकती है, ये वाटर भी हो सकती है। तो अलग अलग पॉल्यूशन है। सेम इज़ द डेफिनेशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? एक्यूमुलेशन ऑफ प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स पार्टिकल्स इन द अर्थ एनवायरमेंट दैट एडवर्सली इफेक्ट्स ह्यूमन वाइल्ड लाइफ एंड देयर हैबिटेट। तो ये क्लासिक डेफिनेशन हर टाइप के पॉल्यूशन में लग जाती है। अगर आपको नॉइस पॉल्यूशन लिखना है तो प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स की जगह नॉइस कर दीजिए, या फिर वाटर के केस में लिखना है या फिर और किसी के केस में लिखना है, तो ये डेफिनेशन लगभग कॉमन ही है। तो ग्लोबली हम 270 मिलियन टन्स एवरी ईयर प्लास्टिक प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसमें ऑलमोस्ट सारा का सारा किस में हमारा वेस्ट में कन्वर्ट हो रहा है, प्लास्टिक वेस्ट में, है ना। तो मतलब रिसाइक्लेबिलिटी नहीं है ऑलमोस्ट। उस जितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना ही या उससे ज़्यादा ही हमारा प्लास्टिक वेस्ट में कन्वर्ट होता जा रहा है। फिर इसके बाद 3 टर्म्स हैं हमारे: माइक्रो प्लास्टिक, माइक्रो बीड्स और नैनो प्लास्टिक। तो एक एक करके होते क्या है इनको देख लेते हैं। तो माइक्रो प्लास्टिक हमारे कौन से साइज रेंज के हैं? 5 मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर। तो अगर ये साइज रेंज में कोई प्लास्टिक का टुकड़ा आता है तो हम उसको माइक्रो प्लास्टिक कंसिडर करते हैं। इनका यूज मेजरली कहाँ होता है? कॉस्मेटिक्स में, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हो गए, इंडस्ट्रियल स्क्रबर्स हो गए। माइक्रो फाइबर्स जो होते हैं हमारे टेक्सटाइल में, वो भी एक माइक्रो प्लास्टिक का ही फॉर्म है। फिर वर्जिन रेजिन पैलेट जो है हमारे, ये भी एक माइक्रो प्लास्टिक का ही फॉर्म है जो प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होते हैं, राइट। अब इसके बाद हम बहुत से अपने क्रॉस इंडिया में ये देख रहे हैं कि माइक्रो प्लास्टिक जो है हमारे वो ग्राउंड वाटर में भी मिलने लगा है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं WHO की एक रिपोर्ट भी है इसके रिगार्डिंग कि जो माइक्रो प्लास्टिक इन ड्रिंकिंग वाटर आर नॉट अ हेल्थ रिस्क। तो WHO बेसिकली यही कह रहा है कि जो अभी माइक्रो प्लास्टिक हमारे ड्रिंकिंग वाटर में पाए जाते हैं वो बड़े हैं, मतलब साइज़ में इतने बड़े हैं कि वो अभी डेंजरस नहीं है ह्यूमंस के लिए। तो जैसे माइक्रो प्लास्टिक लार्जर देन 150 माइक्रोमीटर आर नॉट लाइकली टू बी अब्सॉर्ब बाय द ह्यूमन बॉडी, है ना। तो अगर उससे छोटा माइक्रोप्लास्टिक है, नैनो साइज का, उस वो रिस्की हो सकता है, वो उसका प्रेजेंस हमारी बॉडी में रिस्की हो सकता है, उसके बीमारियां हो सकती हैं, वो अलग है। लेकिन जहाँ तक माइक्रोप्लास्टिक की बात है वो अभी डेंजरस नहीं है ह्यूमंस के लिए। फिर इसके बाद पानी के साथ साथ हमारे ह्यूमन ब्लड में भी माइक्रोप्लास्टिक की प्रेजेंस हमें देखने को मिलने लगी है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम माइक्रोप्लास्टिक पॉल्यूशन हैज़ बीन डिटेक्टेड इन ह्यूमन ब्लड। ब्लड सैंपल्स कंटेन PET प्लास्टिक, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीइथाइलिन। तो ये सैंपल्स में हमको देखने को मिला है। आपको पता होगा कि हमारे ब्लड में जो RBCs होती हैं, यही ऑक्सीजन को पकड़ के पूरी बॉडी में हमारे ले जाती हैं, है ना, ब्लड फ्लो के साथ। लेकिन जब क्या होता है, RBC के अराउंड ये हमारे माइक्रोप्लास्टिक आके चिपक जाएंगे तो उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी में डिक्रीज देखने को मिलेगा। उससे हमारी बॉडी में रिस्क बढ़ सकते हैं, हार्ट स्ट्रोक के या फिर और भी किसी टाइप की जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इसके कारण। सिमिलरली जो हमारे प्लेसेंटा है वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन के, वहाँ पे भी माइक्रोप्लास्टिक देखने को मिला है। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट धीमे धीमे माइक्रोप्लास्टिक ऑलमोस्ट हर जगह आपको देखने को मिल रहा है। पानी में भी मिल रहा है, हमारी बॉडी के अंदर भी मिल रहा है। तो प्लास्टिक का एक्सपोजर इतना ज़्यादा है हम ह्यूमंस के अराउंड कि प्लास्टिक रिलेटेड डिसीज़ और प्लास्टिक रिलेटेड हेल्थ इश्यूज आगे फ्यूचर में बढ़ते ही जाना है। फिर इसके बाद है माइक्रो बीट्स। तो 0.1 माइक्रोमीटर से लेके 5 mm तक अगर साइज़ है तो ये क्या कहलाएंगे? माइक्रो बीड्स में। अब माइक्रो बीड्स का यूज़ भी होता है बहुत जगह। कहाँ कहाँ पे? मेनली हेल्थ इंडस्ट्री पे और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में। आप देखोगे जो स्क्रबर आता है ना, फेस यूज़ करते हो या फिर आप कभी फेस को स्क्रब करोगे तो उसमें कहीं कहीं लिख के कुछ कंपनियां बेचती हैं कि माइक्रो बीड्स हैं इसमें, जो आपके पोर्स को अच्छे से क्लीन करेंगे, राइट। तो वहाँ पे क्लिनसर के तौर पे टूथपेस्ट में भी कुछ कंपनियां मिलाती हैं। हालांकि ये जो फिर भी क्वांटिटी जो यहाँ आर्टिफिशियली हम मिला रहे हैं माइक्रोबीट्स की, ये फिर भी 10% है अभी जितना माइक्रोबीट्स प्रेजेंट है एनवायरमेंट में। मेजॉरिटी कहाँ से आता है माइक्रोबीट्स? जो हमारे नॉर्मल प्लास्टिक है जिसका पॉल्यूशन होता है, वो जब टूटता है, डिसइंटीग्रेट होता है ओवर ईयर्स, उससे माइक्रोबीट्स का जनरेशन होता है। तो 90% ऑफ जो प्लास्टिक वेस्ट है उससे ही निकल रहा है ना। फिर इसके बाद आते हैं हमारे नैनो प्लास्टिक। तो नैनो प्लास्टिक सबसे छोटी प्लास्टिक की रेंज है। ये देख सकते हैं, दीज आर द टाइनी प्लास्टिक पार्टिकल्स स्मॉलर देन 1000 नैनोमीटर। तो बहुत ही छोटा है अपने आप में। तो हमारे जो बॉडी के फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हैं, जैसे हमारी स्किन हो गई, है ना, ये इसको भी क्रॉस करके इतने छोटे हैं मतलब कि हमारी बॉडी में घुस सकते हैं।
फिर ये भी दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी नैनो प्लास्टिक, जो कि इंटेंशनली बनाए जाते हैं। इंटेंशनली मतलब इनका यूज़ करने के लिए, कि नैनो प्लास्टिक को हम यूज़ करते हैं, जैसे कॉस्मेटिक्स हो गया, वॉशिंग पाउडर हो गया, रिसर्च करनी है हमको, अगर डायग्नोस्टिक किसी चीज़ की करनी है, तो इन सब चीज़ों में नैनो प्लास्टिक बना के डाले जाते हैं इंटेंशनली, तो इनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी वाले। फिर सेकेंडरी वाले कौन से होते हैं, दे आर फॉर्म्ड इन द इन्वायरमेंट, स्पेशली इन द रिवर्स ओशियन, बाई फ्रेगमेंटिंग लार्ज पीस ऑफ प्लास्टिक। अब जैसे कोई ओशियन में प्लास्टिक चला गया है ना, मान लीजिए पन्नी है प्लास्टिक की जो तैर रही है, कई साल हो गए, 20 साल हो गया, 30 साल हो गया, तो वो धीरे धीरे टूटेगी जब ओवर द ईयर्स, तो उससे बहुत छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े निकलेंगे, वो ओशन में ही ऐड हो जाएंगे, फिर फिशेस के अंदर जाएंगे, तो बहुत सारा ऐसे बढ़ता जाता है। अब जो टाइप ऑफ प्लास्टिक थे ये देख लेते हैं। तो 7 डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिक हैं हमारे यहाँ पे। आप इसको इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, है ना। तो सारा इसका दिखा दिया हुआ है, और ये बेसिकली इंपॉर्टेंट भी है अपने आप में, कि कौन सा जो प्लास्टिक का टाइप है वो कहाँ यूज़ होता है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं। जैसे आप देख सकते हैं पॉलीप्रोपाइलिन हो गया, तो ये किस में मेनली इसका यूज़ होता है, योगर्ट कप, स्ट्रॉज और हैंगर्स में। क्यों यूज़ होता है, क्योंकि रिलेटिवली सेफ है, मेल्ट नहीं होते हीट करने पे, है ना। सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन हो गया, शैम्पू बॉटल्स, ग्रोसरी बैग्स, इन सब में ये भी रिलीजेज वर्चुअली नो केमिकल्स। तो ये सारे डिफरेंस आप देख सकते हैं, और इनको आपको याद भी रखना है। इसके बाद है हमारा यूपीएससी 2019 का क्वेश्चन, वाई इज देयर ग्रेट कंसर्न अबाउट माइक्रो बीड्स दैट आर रिलीज इन द एनवायरमेंट। तो अब इसके स्टेटमेंट्स हम लेते हैं। दे आर कंसिडर्ड हार्मफुल टू मरीन और इकोसिस्टम। यस, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है इसकी। दे आर कंसिडर्ड टू कॉज स्किन कैंसर इन चिल्ड्रन। यस, इसकी भी पॉसिबिलिटी है, हम मना नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं होता है। फिर स्टेटमेंट थर्ड देख सकते हैं, दे आर स्मॉल इनफ टू बी अब्जॉर्ब बाई क्रॉप प्लांट्स इन इरीगेटेड फील्ड्स। तो इसके बारे में वी डू नॉट नो, है ना। फिर फिर फोर्थ स्टेटमेंट क्या है हमारा, दे आर ऑफन फाउंड टू बी यूज्ड एज फूड एडल्ट्रेंट्स। तो ये हमारी स्टेटमेंट ऐसी है कि हम इसको सीधे एलिमिनेट कर सकते हैं, कि ये तो नहीं है, फूड एडल्ट्रेंट के तौर पे माइक्रोबीट्स का तो यूज़ नहीं हो रहा है, इतना तो हमें पता है। अब इनमें तीनों में कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन अगर आपने माइक्रोबीट्स के बारे में पढ़ा है तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये दोनों पॉइंट्स माइक्रोबीट के सेंस में आपने नहीं पढ़े हैं, है ना। ये हम नैनो पार्टिकल्स के, नैनो प्लास्टिक के केस में पढ़ सकते हैं, या उसकी ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक हमको लग रहा है कि स्किन में घुस सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है, या फिर और सारी चीज़ें। तो इसका आंसर क्या है, दे आर कंसिडर्ड हार्मफुल टू मरीन इकोसिस्टम। तो सबसे एक्यूरेट आंसर यही है। हालांकि इसमें यहाँ पे अगर आपको नहीं पता था, कोई सेंस नहीं था, तो हो सकता है आप तीनों में कंफ्यूज हो सकते थे। बट स्किन कैंसर इन चिल्ड्रन अगर होने लगता माइक्रोबीट से, है ना, तो उस केस में ये माइक्रोबीट्स को जो हम अपने स्क्रबर्स में डालते हैं, फेस वॉश में डालते हैं, उसमें यूज़ नहीं कर रहे होते, प्रॉब्लम अगर ऐसी होती, तो ये वहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली इसके लिए आपको थोड़ी बहुत तो पता ही होना चाहिए, अदरवाइज गैस भी आपका नहीं लगता है। इसके बाद कौन कौन से मेजर प्लास्टिक्स हैं जो यूज़ में हैं हमारे अराउंड, उसको हम देख लेते हैं, जो बहुत फेमस है, पहले उनको देखेंगे। तो पहला है हमारा पीईटी प्लास्टिक। तो पेट बॉटल आपने सुना होगा, आसपास हम पानी पीते हैं, है ना, वो पतली सी जो बॉटल होती है, उसे हम पेट प्लास्टिक बोलते हैं। तो ये बेसिकली पॉलिस्टर की बनी होती है। इसका केमिकल नेम क्या है, पॉली इथाइलिन तेरेप्थलेट, है ना। तो ये क्लियर स्ट्रॉन्ग लाइट वेट प्लास्टिक है। मेनली कहाँ यूज़ हो रही है, फूड और बेवरेजेस की पैकेजिंग में। इसमें इसके साथ साथ जो जूस है, वाटर हो गया, जो हमारा कुकिंग ऑयल आता है, सरसों का हम तेल लेने जाते हैं, वो भी पेट बॉटल में ही आता है। अब पता कैसे चलेगा कौन सी बॉटल पेट वाली है, तो ऐसा सिंबल उसमें बना होता है ना, ऐसा ट्रायंगल बना रहेगा और कोड 1 लिखा रहेगा। कोड 1 अगर लिखा है तो पेट बॉटल है वो, है ना। तो पेट बॉटल के बारे में खास बात क्या है कि ये एंटायरली रिसाइकलेबल होते हैं, है ना। मतलब अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं तो हम इसको रिसाइकल करके फिर इससे बॉटल बना सकते हैं। तो इससे ज़्यादा पॉल्यूशन ना होने के चांस हो सकता है कि हम इसको रिसाइकल करके बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो इसको आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, नंबर 1 लिखा रहेगा ट्राइंगुलर में। ये अलग अलग जो प्लास्टिक है उसके कोड हैं, है ना। तो पीईटी बॉटल का कोड 1 है। इसके साथ साथ जब पहली फोटो में हमने देखा था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबका कोड लिखा हुआ है, कि जो हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन है उसका कोड 2 है, पीवीसी जो पाइप है उसका 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, 6 ऐसे 7। तो इस तरीके के कोड हैं। ये बनाए क्यों गए हैं कोड, क्योंकि अगर आप कोई भी बॉटल उठा के देखेंगे प्लास्टिक, अगर पानी पी रहे हैं, तो उसमें इस तरह के कोड आपको मिल जाएंगे, अगर वो कंपनी से बनी बॉटल है तो। और इससे पता क्या चलता है कि अगर आपको सेग्रीगेट करना है दो प्लास्टिक को, तो उससे आप कोड पढ़ के आप पता कर सकते हैं कि पीईटी बॉटल है, या फिर पीवीसी की है, या फिर पीपी की है, या पॉलीस्टाइरीन है। तो हम उससे वहाँ से पता कर सकते हैं। फिर ये यूपीएससी 2022 का क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू पॉलीइथाइलिन तेरेप्थलेट द यूज ऑफ विच इज सो वाइडली स्प्रेड इन अवर लाइफ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट्स फाइबर कैन बी ब्लेंडेड इनटू वूल कॉटन फाइबर टू रीइंफोर्स देयर प्रॉपर्टीज। तो सपोज करिए ये ऑप्शन आपको नहीं पता, क्योंकि आपने नहीं पढ़ा है ना, बुक में भी नहीं था। कंटेनर्स मेड ऑफ इट कैन बी यूज टू स्टोर एनी अल्कोहलिक बवरेज। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। साथ साथ में अगर आपको थोड़ी भी नॉलेज है, अल्कोहल जब आप किसी भी प्लास्टिक कंटेनर में रखते हैं तो वो लीच करने लगता है ना। और वो बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि कार्सिनोजेनिक इन नेचर बन जाता है, वो रिस्की बन जाता है।
तो ये स्टेटमेंट थोड़ी अगर वैसे भी पता है तो बन जाएगी, और अदरवाइज ये एनी वाला एक्सट्रीमिज्म लगा सकते हैं कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स आर लाइकली टू बी रॉन्ग। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है, इससे आप टू को एलिमिनेट कर सकते हैं सीधे सीधे। तो अगर आपको पहली स्टेटमेंट नहीं भी बन रही थी तो इस केस में आप ऐसे ऐसे सिनेरियो में पहुंच रहे हैं जहाँ पे वन दोनों में है, तो इसका मतलब क्या है, पहली स्टेटमेंट हमारी राइट है। अब हमें देखना है 3 और 4 में कौन सी राइट है। तो थर्ड स्टेटमेंट है बॉटल मेड ऑफ इट कैन बी रिसाइकल्ड इनटू अदर प्रोडक्ट्स। तो यस, हमने अभी इसकी प्रॉपर्टी ही देखी थी कि यही करेक्ट है। तो वैसे तो इसका आंसर 1 और 3 ही होगा, लेकिन इसका स्टेटमेंट 4 भी देख लेते हैं हम। आर्टिकल्स मेड ऑफ आउट ऑफ इट कैन बी इजिली डिस्पोज्ड ऑफ बाय इंसिनरेशन विदाउट कॉजिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो ये तो भाई कैसी स्टेटमेंट है अपने आप में, कोई भी देख के बता देगा कि अगर जलाएंगे हम किसी चीज़ को तो उससे गैसेस का एमिशन होगा कैसे नहीं, है ना। ये तो बहुत रेयर है, क्योंकि जब कुछ चीज़ हम बर्न करते हैं तो उसमें आपका कंट्रोल नहीं होता यूजुअली कि कौन कौन सी गैस उससे निकल रही है। बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बहुत सारी गैसेस निकल जाती हैं कभी कभी, और कोई ग्रीन हाउस गैस ना निकले ये तो बहुत ही रेयर है अपने आप में। इसलिए स्टेटमेंट 4 इज रॉन्ग, आंसर क्या होगा इसका, 1 और 3 ओनली। फिर इसके बाद जो हमारी सबसे ज़्यादा कॉमन है उस प्लास्टिक, वो है पॉलीथीन, है ना। पॉलीथीन हम लोग डेली यूज़ करते हैं, कोई भी सामान लेने जा रहे हैं, सब्जी लेने जा रहे हैं, ब्रेड लेने जा रहे हैं, या फिर और भी कोई ग्रॉसरी सामान लेने जा रहे हैं, सब जगह कौन सा हम यूज़ कर रहे हैं, पॉलीथीन। पॉलीथीन मांगते हैं कि भैया पॉलीथीन में दीजिए। अब उसका रीज़न है क्योंकि बहुत ही टक्टाइल होता है, बहुत स्ट्रेंथ हाई होती है इसकी, ईजिली कैरी कर सकते हैं आप, एक बार यूज़ करते हैं तो ईजी पड़ता है लोगों को, इसलिए ज़्यादा लोग पॉलीथीन को प्रेफर करते हैं। पॉलीथीन बनती कैसी है, इट इज़ मेड फ्रॉम पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन। और इथाइलिन कैसे बन रही है, इथाइलिन इज अ गैसियस हाइड्रोकार्बन कॉमनली प्रोड्यूस्ड बाय इथेन क्रैकिंग। तो ये सारी आप देख सकते हैं प्रोसेस है ये इसकी। लेकिन पॉलीथीन के बारे में एक नेगेटिव बात क्या है कि इट इज़ नॉट रेडली बायोडिग्रेडेबल, मतलब बहुत जल्दी नहीं होती, अल्टीमेटली 70-80 साल या 90 साल के बाद डिग्रेड हो जाएगी नेचुरली, या 100, कभी कभी सेंचुरी भी हो जाती है 100 साल की। लेकिन बहुत स्लो है अपने आप में, जिस तरीके से हम जनरेट कर रहे हैं अमाउंट में, है ना, प्लास्टिक को, और ये 70-80 साल अगर लगाएगी डिग्रेड होने में, तो उस केस में क्या होगा कि हमारे आसपास ह्यूज अमाउंट में हमें पॉलीथीन और इस टाइप की प्लास्टिक देखने को मिलेगी। हालांकि अब बहुत सारे बैक्टीरिया या इस पे रिसर्च की जा रही है कि हम इस तरीके के बैक्टीरिया ढूंढें जो डिग्रेड कर सके पॉलीइथाइलिन को, है ना। पॉलीथीन को पॉलीइथाइलिन भी बोलते हैं। तो अगर ऐसे बैक्टीरिया फ्यूचर में हम ढूंढ पाए या फिर बना पाए, है ना, तो उस केस में होगा क्या कि वी विल बी एबल टू कर्व द जो प्लास्टिक का पॉल्यूशन है हमारे अराउंड, उसको कंट्रोल कर सकेंगे। और इसको आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यहाँ पे इसमें सिंबल ऐसे बना होगा, बीच में पीई लिखा होगा, है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप ऑफ हमारी प्लास्टिक है वो है पॉलीस्टाइरीन। तो ये एक हार्ड सॉलिड वर्सेटाइल प्लास्टिक है, मतलब इसके टाइट टाइट ये प्लेट बनते हैं ना, अपने कलरफुल रहते हैं, हार्ड रहते हैं, अगर आपने कभी देखे हो इस तरह के प्लेट्स और ये सब। तो मेनली इनको फूड पैकेजिंग लेबोरेटरी वेयर में यूज़ किया जाता है ना। ये बनते कैसे हैं, स्टाइरीन मोनोमर से बनते हैं। इसके यूजेस कहाँ कहाँ हैं, अप्लाइंसेस में, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, ऑटोमेटिक ऑटोमोबाइल मोबाइल पार्ट्स टॉयज में भी यूज़ कर सकते हैं, गार्डनिंग पॉट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ह्यूज अमाउंट ऑफ इसके यूजर्स हैं। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं इफेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। तो प्लास्टिक वेस्ट से क्या इफेक्ट पड़ता है, तो पहला देखते हैं हेल्थ और लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब जो हम प्लास्टिक बनाते हैं जब, तो उसमें बहुत सारे केमिकल्स यूज़ होते हैं, और ये बहुत सारे जो केमिकल्स हैं हमारे कार्सिनोजेनिक इन नेचर होते हैं। कार्सिनोजेनिक इन नेचर मतलब कैंसर कॉजिंग, इनसे कैंसर हो सकता है इन लॉन्ग टर्म अगर किसी को एक्सपोजर है। मान लीजिए कोई मजदूर है जो किसी फैक्ट्री में बहुत साल से काम कर रहा है इन केमिकल्स के अराउंड, तो उसके बहुत हाई चांस हो जाते हैं कि उसको कहीं ना कोई फॉर्म ऑफ कैंसर डेवलप हो जाए। ये जो केमिकल्स होते हैं, ये जो बॉडी के एंडोक्राइन सिस्टम है अंदर वाला, उससे इंटरफेयर करते हैं। अब उससे इंटरफेयर करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसे डेवलपमेंटल कोई प्रॉब्लम हो सकती है बॉडी में, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम हो सकती है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, इम्यून डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें आ सकती है किससे, केमिकल्स में, जो हम प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक में यूज़ करते हैं उससे। फिर इसके बाद जो प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है हमारी, उसका एक बाई प्रोडक्ट है हमारा डाईऑक्सिन। तो डाईऑक्सिन एक पीओपी है, बेसिकली परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, है ना। तो ये हाईली कार्सिनोजेनिक इन नेचर होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कार्सिनोजेनिक है। तो ये कहाँ आपको देखने को मिला है, ब्रेस्ट मिल्क टू इन्फेंट, जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं, अब उनकी उन्होंने कोई डाइट में खाया होगा, है ना, डाइट में ये डाइऑक्सिन उनके बॉडी में गया होगा, और वहीं से ये ब्रेस्ट मिल्क में आया, और ब्रेस्ट मिल्क से कहाँ पास हो रहा है, इन्फेंट जो बहुत छोटा बच्चा है हमारा, उसके अंदर उसकी बॉडी में जा रहा है। तो आप देख सकते हैं किस एक्सटेंट तक ये फैल चुके हैं पॉल्यूशन। इसके बाद अगर आप प्लास्टिक को बर्न करेंगे तो इससे रिलीज होता है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। फैमिली है पॉल्यूटेंट्स की बहुत सारी। फिर इसके बाद जो प्लास्टिक्स हैं वो हमारे सॉइल की माइक्रोब एक्टिविटी में भी प्रभाव डालता है। क्यों, क्योंकि उनको इनको डिकम्पोज होने में सालों सेंचुरीज लग जाती हैं, कई कई दशक लग जाते हैं डिकम्पोज होने में।
तो यूजुअली क्या पहले होता था, माइक्रोब्स खा लेते थे, कोई भी पत्ती गिरी, कोई भी लकड़ी गिरी, तो उसको जल्दी खा के वो लोग भी, उनकी भी ग्रोथ होती थी और जो फर्टाइल होती थी सॉइल वो भी बन जाती थी। लेकिन जब कोई भी लैंड में प्लास्टिक ही प्लास्टिक आप भर देंगे तो इतना स्लो हो जाएगा कि जो माइक्रोब एक्टिविटी है वो भी एडवर्सली इफेक्ट होगी, उसके साथ साथ जो फर्टिलिटी है उसको भी आने में डिकेड्स या सेंचुरीज लग जाएंगी, है ना। अब यही जब किसी एरिया में इतनी ज़्यादा प्लास्टिक हो जाए तो उससे होता क्या है कि जो सॉइल है वहाँ की वो उसकी हेल्थ ख़राब हो जाती है, राइट। उसके बाद अगर पानी है आसपास तो उसमें भी लीच करने लगेगा ये प्लास्टिक धीमे धीमे, तो वाटर क्वालिटी ख़राब होगी। अब जब ये दोनों कोर हमारे पैरामीटर ख़राब हो जाएंगे, उससे प्लांट्स ख़राब होंगे, उसके बाद ऑर्गेनिज्म उस एरिया के नहीं रह पाएंगे, तो पूरा एक कास्केडिंग इफेक्ट हो जाता है एंटायर फूड चेन की। ये जो फूड वेब है हमारे उस एरिया का, वो पूरा ही एक तरीके से डिस्ट्रॉय होने लगता है। इसके बाद इम्पैक्ट कौन कौन से पड़ते हैं इन्वायरमेंट में, तो वो हम देख लेते हैं। तो जो प्राइमरी एमिशंस हैं हमारे प्लास्टिक प्रोड्यूशन से निकलने वाले, उसमें कौन कौन सी गैसेस हैं, सल्फर ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड्स है, मिथेनॉल है, इथाइलिन ऑक्साइड्स है, और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। फिर जो हमारे पीवीसी पाइप्स होते हैं इनको अगर आप बर्न करेंगे तो उससे डाइऑक्सिन और फ्यूरान जैसी गैसेस निकलती हैं। फिर इसके बाद जो हमारे फूड स्टफ हैं उसमें भी केमिकल लीचिंग हो सकती है। अगर पैकेजिंग है, आप गर्म कोई खाना पैक कर रहे हैं, तो हो सकता है गलत प्लास्टिक यूज़ करने की वजह से वो लीच कर जाए खाने के अंदर, आपकी बॉडी में चला जाए उसके बाद। जैसे आप देख सकते हैं पॉलीकार्बोनेट से क्या लीच करता है, बिस्फेनॉल ए। इसके कारण क्या होता है, इनफर्टिलिटी, ओबिसिटी, हार्ट डिसीज, टाइप 2 डायबिटीज़, कैंसर, कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती है। पॉलीस्टाइरीन से स्टाइरीन गैस रिलीज होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड से विनाइल क्लोराइड गैस निकलती है। ये सारी प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं। अगर आपको याद हो कुछ साल पहले, मेरे ख्याल से 2022 में या फिर 21 में, अगर मैं आई एम नॉट श्योर, बट विशाखापट्टनम में स्टाइरीन गैस के प्लांट में लीक हो गया था। उससे आसपास के 12 लोगों की डेथ हो गई थी, है ना। जब ये लीक हुआ था और बहुत लोगों को बहुत लोग बीमार भी हो गए थे इससे। तो ये विशाखापट्टनम की शायद न्यूज़ है, विशाखापट्टनम की, तो इसको एक बार आप देख लीजिएगा। स्टाइरीन गैस लीक हुई थी, है ना। तो ये गैसें इतनी हार्मफुल हैं कि कहीं भी अगर लीक होती हैं तो बहुत ह्यूजली इम्पैक्ट करती है। जैसे स्टाइरीन से 12 लोगों की सीधे डेथ हो गई, वो वहाँ पे गिर गए बेहोश होके, और फिर ऑक्सीजन ना आने की वजह से वो उनकी डेथ हो गई। फिर जो ग्राउंड वाटर है हमारा उसमें भी लीच करते हैं तो वो भी क्वालिटी ख़राब होती है। तो इन्वायरमेंट में भी एक ह्यूज नेगेटिव इम्पैक्ट इसका पड़ता है। तो डाईऑक्सिन आप देख सकते हैं पीओपी है बेसिकली। तो ये ऐसे पीओपी में आता है, डर्टी डजन जिनको कहते हैं हम। डर्टी डजन में 12 ऐसे पीओपी हैं जो कि बहुत साल तक हमारे इन्वायरमेंट में बने रहते हैं। तो उसमें से एक कौन है, डाईऑक्सिन है हमारा। तो डाईऑक्सिन बेसिकली एक फैमिली ऑफ स्ट्रक्चरली और केमिकली रिलेटेड पॉलीक्लोरिनेटेड डाई बेंजो पैराडॉक्सिन है। उसके बाद पॉलीक्लोरिनेटेड डाई बेंजो फ्यूरॉन्स हैं। तो इन सब की फैमिली है बेसिकली, जिसको हम डाईऑक्सिन बोल देते हैं। अब ये विनाइल क्लोराइड भी है। तो विनाइल क्लोराइड एक गैस है ना। इसको हम, इसका मेनली यूज़ कहाँ है, पीवीसी जो पाइप बनते हैं हमारे उसके प्रोडक्शन में मेनली यूज़ होता है। तो पीवीसी तो हार्मफुल नहीं होता हमारे बॉडी के लिए, लेकिन ये जो गैस है विनाइल क्लोराइड, ये कार्सिनोजेनिक इन नेचर होती है ना। ये कहाँ से और कहाँ से निकलती है, टोबैको स्मोक से। अगर कोई बीड़ी पी रहा है देसी वाली जिसमें टोबैको मिला होता है, नॉर्मल सिगरेट भी, उससे के धुएं में भी आपको विनाइल क्लोराइड मिलेगा। तो इसीलिए कैंसर के रिस्क यहाँ पे, जो लंग कैंसर होता है सिगरेट स्मोकिंग से, वो बढ़ता है। फिर जो फैक्ट्रीज हैं विनाइल प्रोडक्ट बनाने वाली, उनके अराउंड एयर में भी आपको देखने को मिलेगा। तो या तो आप सिगरेट स्मोक कर लीजिए या ऐसे एरिया में रहिए जहाँ पे ये फैक्ट्री है। दोनों मिला के एक ऑलमोस्ट एक ही बात हो जाती है, क्योंकि आप फिर भी विनाइल क्लोराइड को इनहेल करेंगे, है ना। और जब इनहेल करेंगे तो आपकी जो लंग्स है उसमें कैंसर बनने की प्रोपेंसिटी बहुत हाई हो जाएगी, है ना। जैसे आप देख सकते हैं इंक्रीज रिस्क ऑफ लिवर कैंसर, ब्रेन लंग कैंसर, लिम्फोमा और ल्यूकेमिया। तो बहुत टाइप के कैंसर है जो आपको इससे हो सकते हैं। इसके बाद है हमारा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल। तो ये आया कब था, 2016 में आया था, है ना। तो इसके पहले कौन सा लॉ एग्जिस्ट करता था इंडिया में प्लास्टिक के रिगार्डिंग, तो ये था प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स। तो इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि ये विलेज एरिया तक एक्सटेंड नहीं करता था। तो इसलिए जब ये नया रूल आया हमारा 2016 वाला, इसमें विलेज एरिया में भी इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है इसको फैला दिया गया। इसमें अब थिकनेस लेवल डिसाइड कर दी गई मिनिमम, कि जो प्लास्टिक कैरी बैग्स हैं हमारे वो 40 से 50 माइक्रोन के होंगे, राइट। मतलब मिनिमम इसकी कर दी गई इसकी कि 50 माइक्रोन से नीचे नहीं होना चाहिए जो हमारे प्लास्टिक शीट्स हैं। फिर इसके बाद जो हमारे पान मसाला, टोबैको, गुटखा है के प्रोडक्ट हैं, उसमें प्लास्टिक को बैन कर दिया गया। तो अब इसलिए आप देखेंगे अभी जो पैकेट आता है सिगरेट का हो गया या फिर पान मसाला का हो गया या गुटखा हो गया, वो पेपर के काइंड ऑफ बना होता है, राइट, प्लास्टिक का नहीं होता वो। उसका रीज़न यही है कि यहाँ पे इसको बैन कर दिया गया था। फिर इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का। तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, कि सपोज करिए मेरी एक कोई कंपनी है ना, मेरी एक कंपनी है सपोज करिए पावर बैंक बनाने की। पावर बैंक, पावर बैंक जो मोबाइल
चार्ज करने के लिए हम होते हैं छोटे से ऐसे स्क्वायर का रहता है, राइट। अब मुझे पता है मेरा पावर बैंक चलेगा 1 साल, है ना, 1 साल चलेगा, उसके बाद ये वेस्ट में चला जाएगा। तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली यही कहती है कि अगर मैंने पावर बैंक जनरेट किया है अपनी कंपनी से, अपने ब्रांड से, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो ये वेस्ट बन रहा है इसको रिसाइकल करने का भी प्रावधान या मैनेज करने का प्रावधान मैं ही बनाऊं, है ना। मतलब मैं ही वो सिस्टम लगाऊं या ऐसे प्लांट लगाऊं जहाँ पे मेरे ही प्रोडक्ट आके रिसाइकल हो सके। इससे अकाउंटेबिलिटी भी बनती है, क्योंकि अगर मेरे को पता है कि मेरा ऐसा प्रोडक्ट है जो रिसाइकल नहीं होता, तो वो मेरे ऊपर लाइबिलिटी बनेगा ना, क्योंकि वेस्ट अल्टीमेटली मेरे ऊपर बनेगा। तो कंपनियों के ऊपर प्रेशर बनता है कि ऐसे प्रोडक्ट्स को यूज़ करें जो हम उसको बाद में रिसाइकल भी कर सकते हैं। तो ईपीआर का कॉन्सेप्ट ऐसा था। हालांकि बहुत इंप्लीमेंट रूल तो बना दिए गए हैं, लेकिन इंप्लीमेंट अभी कोई करता नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन के तौर पे आओगे आप, तो अभी बहुत काम करने को बचा हुआ है। फिर इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है इस एक्ट के अंदर? तो जो लोकल बॉडीज होती हैं, दी शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप, ऑपरेशनलाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम एंड फॉर परफॉर्मिंग एसोसिएटेड फंक्शन। तो अभी भी आप देखेंगे जो हमारे सिटीज़ में कचरा कलेक्शन हो रहा है, गाड़ियाँ आ रही हैं, उसको लोकल बॉडी ही करती है, कोई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है ना, तो वही रिस्पॉन्सिबल होती है कचरा कलेक्शन करवाने की। उसके साथ साथ जो हमारे लोकल रिटेलर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनको भी बोला गया कि आप लोग प्लास्टिक शीट को प्रोवाइड ना करें, है ना। अगर आप प्लास्टिक रखेंगे, सिंगल यूज़ प्लास्टिक रखेंगे, तो उस केस में आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा। तो रूल तो बहुत बार लग चुका है, लेकिन इतना ज़्यादा लोगों में आदत है, बहुत कस्टमर में और जो वेंडर्स हैं, कि ये प्लास्टिक छूट नहीं रहा है इसी कारण से। फिर जो रीयूज़ ऑफ प्लास्टिक वेस्ट है, तो इसमें ये भी प्रावधान लाया गया था कि जो प्लास्टिक वेस्ट हमारा निकल रहा है उसको हम और किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो अभी अभी जो करंट लेवल है इंडिया में, हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है कि हम प्लास्टिक वेस्ट को रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर सकते हैं, वेस्ट टू ऑयल भी बना सकते हैं, वेस्ट टू एनर्जी भी बना सकते हैं। तो इससे क्या है कि जो वेस्ट है उसको हम कम कर सकते हैं, है ना। रोड कंस्ट्रक्शन में कैसे होता है, प्लास्टिक बेसिकली आपका जैसे पन्नी है बहुत सारी, इसको करके हीट करके पैलेट्स में बना दिया जाता है, छोटी छोटी पैलेट्स में चेंज कर दिया जाता है ना। यही पैलेट्स को बाद में ले जाके रोड के फॉर्म में ऐसे स्प्रेड कर दिया जाता है। और यही रोड जैसे आपको किसी एरिया में बनानी है तो उसको बिछा दी जाती है, ऐसे गोल गोल करके ले आते हैं और नीचे वो गिट्टी और ये सब लगा के ऊपर प्लास्टिक की रोड बना देंगे। तो ये भी रोड कंस्ट्रक्शन में हेल्पफुल है। आपका जो डंप यार्ड से प्लास्टिक है वो निकल के जा रहा है किसमें, रोड में, और वो भी हेल्प ही कर रहा है अल्टीमेटली। फिर इसी तरीके से वेस्ट टू ऑयल है और वेस्ट टू एनर्जी है ना। तो इस एक्ट में ये भी प्रोविजन लाया गया कि ये सारी चीज़ों को हम बढ़ाएं, इसके ऑप्शन को और इंक्रीज करें। फिर जो नॉन रिसाइकलेबल मल्टी लेयर प्लास्टिक है उसको भी फेज आउट करें धीमे धीमे। इसमें आप देख सकते हैं 2018 का अमेंडमेंट है। इसमें फिर वही अमेंडमेंट में वही सब बताते हैं कि कोई जैसे करेक्शन होनी होती है कि कौन सा मल्टी लेयर प्लास्टिक को हम फेज आउट करेंगे, जो नॉन रिसाइकलेबल है, जो जिसको हम दोबारा रिसाइकल नहीं कर सकते, सिर्फ उसी को करेंगे। तो ये सारी चीज़ आते हैं। इसके बाद 2021 के ड्राफ्ट रूल भी आप देख सकते हैं कि 121 माइक्रॉन तक ले जाएं इसको, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की और स्ट्रिक्टली तरीके से फॉलो करें। तो ये सारा रूल ड्राफ्ट में लिखा गया था। फिर उसके बाद आया है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021, है ना। तो इसमें सिंगल यूज जो प्लास्टिक है, लो यूटिलिटी हाई लिटरिंग वाले, इनको जुलाई 2022 से बैन कर दिया इंडिया में। इसके बाद जो थिकनेस है वो बढ़ा दी गई 120 माइक्रॉन। अभी माइक्रॉन का खेल क्या है? सो माइक्रॉन का बेसिकली आप कह सकते हो डेंसिटी टाइप का, है ना। प्लास्टिक के केस में जब हम बोलते हैं माइक्रॉन की बात करते हैं, तो अगर हम 50 बोल रहे हैं तो मतलब इसकी डेंसिटी कम है 120 वाले से, है ना। और 100 जो जितना हायर आपका ये होगा माइक्रॉन वाला प्लास्टिक, उसका उतना ईजी हो जाता है रिसाइकल करना। लेकिन उसके साथ साथ प्रॉब्लम क्या बढ़ती है, जितने हाई माइक्रॉन का प्लास्टिक होगा उसका कॉस्ट भी उतना बढ़ जाएगा, है ना। इसीलिए लोग कोशिश करते हैं कि सस्ता वाला प्लास्टिक ले आए, चीप वाला। तो चीप के चक्कर में पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, रिसाइकलेबिलिटी कम है, और वहीं जब महंगा लाते हैं तो उनका प्रॉफिट कम होने लगता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स बनी हुई है। फिर जो हमारी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको लीगल फोर्स यहाँ पे दे दिया गया। लीगल फोर्स मतलब कि अब आपको करना ही पड़ेगा। तो जैसे प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट मस्ट बी कलेक्टेड मैनेज थ्रू द एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसर इंपोर्टर ब्रांड ओनर एज पर 2016 रूल्स। फिर इसीलिए नेशनल लेवल पे टास्क फोर्स भी बनाई गई थी इसी लॉ को इम्प्लीमेंट प्रॉपर कराने के लिए, और जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसको बैन करवाने के लिए। और स्टेट्स में भी ऐसी स्पेशल टास्क फोर्स बहुत सारी एग्जिस्ट करती हैं। अब इसमें बैन प्लास्टिक कौन कौन से हैं इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, है ना। ये थर्माकोल भी हमें जो स्कूल प्रोजेक्ट्स में पहले यूज़ करते थे, ये भी बैन हो चुका है इसी के अंडर। अब इसीलिए आपको मार्केट में ये देखने को नहीं मिलेगा। फिर इसके बाद है नीति आयोग रिपोर्ट ऑन अल्टरनेटिव्स टू प्लास्टिक। तो अगर आपको सिंपली किसी को छुड़ाना है किसी हैबिट से, तो आपको वहाँ पे अल्टरनेटिव देना ही पड़ेगा, है ना। बिना अल्टरनेटिव दिए अगर आप लोगों को बोलेंगे कि छोड़ दीजिए, तो उनका काम खराब होगा, वो कैसे फिर आगे करेंगे। तो अल्टरनेटिव देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन चेंजिंग हैबिट ऑफ पीपल।
तो इसीलिए ये रिपोर्ट भी आई थी नीति आयोग की। इसमें मेजर जो फाइंडिंग्स है वो देख सकते हैं आप कि इंडिया प्रोड्यूस्ड 3.47 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट पर एनम। ये सारी डेटा आप आंसर राइटिंग में यूज़ भी कर सकते हैं। पर कैपिटा जो वेस्ट है हमारा वो 700 ग्राम से अब कितना हो गया है, 2500 ग्राम, मतलब 2.5 किलो के अराउंड। फिर हाईएस्ट पर कैपिटा प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन कहाँ हो रहा है, गोवा, दिल्ली और केरला में। लोएस्ट कहाँ है, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा में। तो इसीलिए ये जो हमारे स्टेट्स हैं, यहाँ के नागरिक ज़्यादा पढ़े लिखे हैं इन टर्म्स ऑफ देयर एनवायरमेंट और उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज कम्पेयर टू दीज स्टेट, जहाँ पे लीस्ट पढ़े लिखे लोग मिलेंगे आपको। पढ़े लिखे लोग का सेंस मेरा कहने का है कि उनकी सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस सेंस में कि लोगों की एक समाज के प्रति सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, उस मामले में ये तीनों स्टेट सबसे पीछे हैं। फिर जो हमारे इंडिया में वी कलेक्ट ओनली 60% ऑफ प्लास्टिक वेस्ट और रिमेनिंग जो 40% है वो कहाँ चला जाता है, एनवायरमेंट में पड़ा रहता है। हमारे यहाँ मेजरली जो प्लास्टिक बन रहा है 97 से 99% वो कहाँ से आ रहा है, फॉसिल फ्यूल फीड स्टॉक से, मतलब पेट्रोलियम जो है हमारा, इससे आ रहा है ना। अब रिकमेंडेशन आप देख सकते हैं क्या क्या है नीति आयोग की रिपोर्ट की, कि स्ट्रेंथन वेस्ट मिनिमाइजेशन थ्रू एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रॉपर लेबलिंग, कलेक्शन ऑफ कंपोस्टेबल बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, इन्होंने यही बात बोली है ना। फिर डेवलप एडिटिव दैट कैन मेक बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक पॉलीओलेफिन्स, है ना, सच एज पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीइथाइलिन। तो ये ऐसे थर्मोप्लास्टिक्स हैं जो रिसाइकल किए जा सकते हैं या फिर बार बार यूज़ किए जा सकते हैं। तो ऐसे हमको टेक्नोलॉजी बनानी चाहिए। फिर बायोप्लास्टिक का यूज़ करना चाहिए। ये बायोप्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक हैं जो वेजिटेबल ऑयल और स्टार्च से बने होते हैं। फिर इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी इन डिस्क्लोजिंग वेस्ट जनरेशन, कलेक्शन, रिसाइकलिंग एंड साइंटिफिक डिस्पोजल टू ब्रिंग अकाउंटेबिलिटी एंड स्टॉप ग्रीन वॉशिंग। ये ग्रीन वॉशिंग टर्म इंपॉर्टेंट है। ग्रीन वॉशिंग टर्म होता क्या है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट कंपनीज प्रोडक्ट आर मोर इन्वायरमेंटली साउंड। मतलब अगर कोई सपोज करिए कंपनी है, कंपनी ए है ना, ये कोई प्रोडक्ट बनाती है, प्रोडक्ट, लेकिन अगर कंपनी इसका प्रोडक्ट का ज़बरदस्ती वो करने लगे कि मैं हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बहुत इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ये है वो है, मतलब मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन देने लगे, भले उतना है नहीं उनका प्रोडक्ट इन्वायरमेंटली फ्रेंडली, तो उसको हम बोलते हैं ग्रीन वॉशिंग। मतलब जितना इन्वायरमेंटली सेफ उनका प्रोडक्ट है उससे कहीं ज़्यादा जब दिखाने लगते हैं मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे के, तो उसको हम बोलते हैं ग्रीन वॉशिंग। तो ग्रीन वॉशिंग एक टर्म है जो फेमस है, आपको को याद रखना है। इसके बाद अल्टरनेटिव टू प्लास्टिक, तो प्लास्टिक के अल्टरनेटिव कौन कौन से हैं, तो ग्लास देख सकते हैं, ग्लास एक अच्छा अल्टरनेटिव है। फूड पैकेजिंग करनी है या लिक्विड, आपको पानी की बोतल रखनी है, तो अगर घर में रखना है तो ग्लास जरूर यूज़ कर सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ड्यूरेबल होता है और रिसाइकलेबल होता है ग्लास। फिर इसके बाद बोगास है। बोगास किसको हम बोलते हैं, जो पल्प ऑफ शुगर केन और बीट्स है। तो आपको पता होगा कि जब हमारी जो मिल है, शुगर केन मिल होती हैं, जो जहाँ से शक्कर बनता है, वहाँ पे जब गन्ने आते हैं तो पिसने के बाद वो जो आखिरी में जो बच जाता है उसको हम बोलते हैं बोगास, है ना। तो उससे क्या बनता है, प्लेट्स आप बना सकते हो, और भी जो ये डिस्पोजेबल आइटम्स है, स्पून बना सकते हो, कटोरियाँ बना सकते हो, ये डिकम्पोज भी हो जाता है क्योंकि। तो ये बोगास के प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं, बायो प्लास्टिक यूज़ कर सकते हैं, नेचुरल टेक्सटाइल यूज़ कर सकते हैं, एडिबल सी वीट कप्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं इंडिया में, तो एक बार आप इसको देख लीजिएगा। एल्गी ब्लेंडेड इथाइलिन विनाइल एसीटेट। फिर कंपोस्टेबल प्लास्टिक्स होते हैं ना, तो ये ऐसे प्लांट या फॉसिल फ्यूल बेस्ड प्लास्टिक हैं दैट अंडरगो डिग्रेडेशन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, yielding CO2, water, inorganic compound, biomass and do not leave toxic residue। मतलब खुद ही अगर ऐसे डिग्रेड हो जाए ऐसे फॉर्म में कोई प्लास्टिक बायोलॉजिकली, और छोड़ के क्या जाए, CO2, वाटर या इनऑर्गेनिक कंपाउंड या बायोमास, मतलब कोई टॉक्सिक चीज़ ना छोड़ के जाए, तो वो कंपोस्टेबल प्लास्टिक हो गया। तो ये सारे अल्टरनेटिव हैं टू द प्लास्टिक। तो नीति आयोग बोलता है कि पीपल शुड ट्राई टू अडॉप्ट दिस। इसलिए आप देखेंगे जो गवर्नमेंट ऑफिस हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, पहले क्या होता था, प्लास्टिक बॉटल रखी होती थी, कोई मीटिंग हो रही है ऑफिसर्स या मंत्री नेताओं के अराउंड प्लास्टिक बॉटल होती थी। लेकिन अब ट्रेंड आप अगर देखोगे तो मोस्टली जो सरकारी ऑफिसेस हैं वहाँ पे ग्लास बॉटल सब्सटीट्यूट कर दी गई हैं, है ना। ग्लास के बॉटल रहेंगे, उसी से जिसको पानी पीना है पानी पीजिए और जिसको नहीं पीना है मत पीजिए। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लास्टिक वेस्ट इन रोड कंस्ट्रक्शन। तो नीति आयोग की रिपोर्ट ये भी कह रही है पॉली ब्लेंड के बारे में। पॉली ब्लेंड इज बेसिकली फाइन पाउडर ऑफ रिसाइकल्ड एंड मॉडिफाइड प्लास्टिक वेस्ट। तो ये फैब्रिक को यूज़ करने में बनाया यूज़ किया जा सकता है। उसके साथ साथ जो बिटुमिन होता है उसके साथ मिक्स करके भी हम इसको रोड बनाने में काम कर सकते हैं। इट एनहेंसेस द बिटुमिन्स वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टीज एज वेल। और जो रोड की लाइफ है उसको 3 गुना तक बढ़ा भी देता है, तो अपने आप में कहीं ना कहीं हेल्पफुल भी है उस रिगार्डिंग।
अब आप देख सकते हैं यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म ग्रीन वॉशिंग। तो अभी हमने देखा ग्रीन वॉशिंग यूपीएससी 2022 में पूछा भी था इन लोगों ने। कन्वेइंग अ फॉल्स इंप्रेशन दैट कंपनीज प्रोडक्ट्स आर इको फ्रेंडली एंड इन्वायरमेंटली साउंड। तो यस, इसकी डेफिनेशन यही होती है, अभी हमने देख लिया। बाकी स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। नॉन इंक्लूजन ऑफ इकोलॉजिकल इन्वायरमेंटल कॉस्ट इन एन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंट्री। तो ये नहीं है। इग्नोरिंग द डिजास्टर्स इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज वाइल अंडरटेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, नहीं है, ये भी नहीं है। मैंडेटरी मेकिंग मैंडेटरी प्रोविजंस फॉर एनवायरमेंटल कॉस्ट इन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम, तो ये भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या है हमारा ए। तो हमारे पार्ट 1 में यही रखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब नेक्स्ट वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए। थैंक यू।